लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करो हिंदी टीवी सीरियल चैनल को। रहने वाली महलों की। जज साहिबा, कानून क्या है ये मैं नहीं जानता। मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि मेरी इस परिवार के साथ किसी तरह की ना तो कोई नाराजगी है ना कोई नफरत, क्योंकि उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूं। मेरी ही गलती की वजह से उस दिन मेरी बीवी उस गाड़ी के नीचे आई। जी जज साहिबा, मेरी लापरवाही की वजह से आज मेरी बीवी का यह हाल है। मैं एक अच्छा पति साबित ना हो सका उसके लिए। उस बेचारी ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और मैं हमेशा उससे झगड़ता रहता था। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ जज साहब। मैंने उसके साथ झगड़ा किया, वो गुस्सा होकर घर से बाहर निकली, और बाहर निकलते ही जैसे ही सामने से ऋषभ जी की गाड़ी आई और अगर ये अदालत ऋषभ जी को गुनहगार समझती है तो सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। क्योंकि मैं भी गुनहगार हूं। कुंदन जी, इस वक्त आप जज्बाती हो। नहीं वकील साहब, ये जज्बात ही तो हैं जो हम गरीबों की दौलत है। पर कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ की खातिर हमारी इस छोटी सी पूंजी का भी सौदा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनकी बात सुने। वो चाहते हैं कि हम ऋषभ जी के लिए सजा मांगे, उनसे हर जाने के पैसे मांगे, ताकि उनके मंसूबे पूरे हो सकें। पर वो शायद ये बात भूल जाते हैं कि जिसके घर में रानी जी जैसी देवी के शुभ कदम पड़े हों, उस इंसान को भला किसी और चीज की क्या चाहत हो सकती है। ये देवी पूरे समाज के नियम तोड़कर मेरे घर में आई थी। इसने मेरे बच्चों की देखभाल एक मां से बढ़कर की है। इसने मेरे बच्चों को अपने पिता के कोप से बचाया। मैंने इसके रास्ते पर हर जगह कांटे बिछाए, और ये सच्चाई की ताकत के साथ आगे बढ़ती रही। इसने मेरी हर गलती को माफ किया जज साहब। आज मैं इसी औरत की वजह से एक इंसान बन पाया हूं, मेरा घर मंदिर बन पाया है। जो सपना मेरी बीवी हमेशा देखा करती थी, वो इन्होंने ही पूरा किया जज साहब। मैं जानता हूं कि मेरी बीवी शायद कभी ठीक ना हो, वो शायद कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाए, कभी मुझसे बात न कर पाए, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि भरपाई हो गई। इन्होंने अपनी गलती से कहीं ज्यादा चुकाया है, और इस जन्म की तो छोड़िए, अगले 7 जन्मों की भरपाई कर दी है इन्होंने। इन्होंने मुझ जैसे इंसान को अपने बच्चों की मां बना दिया जज साहब। भरपाई हो गई। कुंदन जी के बयान के बाद ये अदालत वाकई रानी राठौर पर फक्र करती है।
इन्होंने जो किया है वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता। पश्चाताप की ऐसी अग्नि का ऐसा उदाहरण पहले कभी नहीं देखा। हम क्या, पूरा समाज, पूरा देश रानी के ऊपर फक्र कर रहा है। इनका ये त्याग इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा और जब भी दुनिया में किसी चरित्रवान और महान औरतों का नाम लिया जाएगा उसमें रानी का भी नाम शामिल होगा। तमाम गवाहों के बयानात और वकीले सफाई की दलीलों से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर ऋषभ राठौड़ से गलती से शांति मात्रे का एक्सीडेंट हो गया और इन्होंने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है और प्रायश्चित सजा से बड़ा होता है। इसलिए ये अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करती है। द कोर्ट इज सर्टेन। जीवन से गया अंधेरा, खुशियों का हुआ सवेरा, दुखों का कोहरा छट गया है हो। मुश्किल की घड़ी टली है, जीने की राह मिली है, रास्ते का पत्थर हट गया है। इच्छा को शक्ति मिली है, कर्मों की ज्योति जली है, सतरंगी सपने सजे हैं आँखों में। ऋषभ, हमें कुंदन जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन्हीं की वजह से आप सारे इल्जामों से मुक्त हो गए हैं। माँ, मतलब आंटी वो नहीं आएंगे हमारे साथ? नहीं बेटा, तुम्हारी आंटी का और हमारा बस यहीं तक साथ था। बहुत कुछ किया है तुम्हारी आंटी ने हमारे लिए। अब उसे अपने परिवार के साथ खुश रहने दो। खुशियां बांटने वाले को भी तो खुशी का हक होता है। अरे तू क्यों चिंता करता है मेरे लाल? मैं हूं ना तुम दोनों के पास, तुम्हारा बाबा। और आज से सिर्फ तुम्हारा बाबा ही नहीं, तुम दोनों की माँ भी। अब तुम्हें प्यार के साथ साथ ममता भी दूंगा। चल। बाबा, मैं आपकी मदद करूं? नहीं बेटा, तू रहने दे। आज तू अपने बाबा के हाथ का पका हुआ खाना खा, फिर देख सबके हाथ का स्वाद भूल जाएगी तू। ला थाली दे। ये ले बेटा राजू, ला बेटा। चलो खाओ। अरे मुंह क्या देख रहे हो, खाओ। अरे तुम्हारे बाबा ने अपने हाथों से पकाया है खाना, खाओ बेटा, खाओ खाओ। कैसे हो बच्चों? आज बाबा के हाथ का खाना खा रहे हो? हाँ? आप यहाँ, आप अपने घर जाइए ना।
मेरा फर्ज अभी तक खत्म नहीं हुआ है। टू गो। रानी जी प्लीज, आप अपने घर जाइए। मैं हूं ना इन बच्चों के लिए, इनकी मां बनकर संभाल लूंगा इन्हें। कुंदन जी, आप इन बच्चों की मां बनना चाहते हैं ना, लेकिन मां बनने के लिए तो आपको हर नफरत से मुक्त होना पड़ेगा, एकदम निश्चल। अपने दिल में किसी के लिए गुस्सा नहीं रखना होगा। बच्चों, जरा 2 मिनट के लिए बाहर जाओ। कुंदन जी, आपने अभी तक सबको माफ नहीं किया है। जिस मिल में आप काम किया करते थे, उस मिल के मालिक को आपने अभी तक माफ नहीं किया है। उनके जुल्म से अभी तक आपका दिल जल रहा है। उन्होंने मेरे विश्वास का और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है। मैं उन्हें कैसे माफ कर दूं? कुंदन जी, राम जी सब देख रहे हैं, बुरे काम की सजा तो मिलती ही है, यही तो जिंदगी का नियम है। और सजा देने वाले हम कौन होते हैं? हमारे भगवान है ना, जो सब कुछ देख रहे हैं। हम तो भगवान जी से बस इतनी ही प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे दिल में दया भर दें, किसी के लिए नफरत ना हो, किसी के लिए कोई भी कड़वाहट ना हो। कुंदन जी, बस मेरी ये आखिरी बात मान लीजिए। अपने खातिर, अपने बच्चों के खातिर, अपनी बीवी के खातिर आप प्लीज उनके पास जाइए और उन्हें माफ कर दीजिए। महलों वाली घनश्याम सेठ है अंदर? सेठ जी तो नहीं है, वो तो 2 महीने से ऑफिस भी नहीं आए, घर पर ही रहते हैं ना। उनकी तबीयत बहुत खराब है, सुना है कि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। दीनदयाल साहब कहाँ है? जी अंदर वाले कमरे में। बरसों बाद यहां आया हूं, दीवारें वही हैं, तस्वीरें भी वही हैं, पर वो पहले वाली चहल पहल नजर नहीं आ रही। कहाँ है सब लोग? सुख के सब साथी होते हैं भाई। सच कहा है किसी ने भैया
कि दुख में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। अब देखो ना, जब से साहब बीमार हुए हैं और उन्होंने पलंग पकड़ा है तो एक एक करके सबने उनका साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनके बेटा बहू भी छोड़ के चले गए। कोई नहीं आता यहाँ, बस आखिरी सांसें गिन रहे हैं साहब। राम जी सब देख रहे हैं, बुरे काम की सजा तो मिलती ही है। सच कहा था रानी जी ने, दिल से बैर निकाल देने से दिल हल्का हो जाता है। शांति, 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 शांति। नर्स, मेरी पत्नी कहाँ है? आपकी पत्नी को तो रानी जी घर ले गई है। रानी जी घर? राम 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 जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सी। शांति, कुंदन जी, ये तो चमत्कार ही हो गया। जरूर ये राम जी की लीला है, उन्होंने कृपा बरसाई है हम पर। हम चलते हैं।
आज भगवान के पास चलते। रानी बहन, समझ में नहीं आता कौन से जन्म का गहरा रिश्ता है हमारा। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो कोई सगे वाला भी नहीं करता। आपने मेरे बच्चों को माँ का प्यार दिया, ममता दी उन्हें, मेरे पति को एक नेक राह दिखाई। मैं तो एक टूटा फूटा बिखरा हुआ सा परिवार छोड़कर गई थी और आपने उसे प्यार की माला में पिरो दिया। 4 दीवारें छोड़कर गई थी मैं यहाँ, पर आपने उसे घर बना दिया। रानी बहन, समझ में नहीं आता कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। नहीं शांति जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैंने क्या किया है? ये सब तो आपकी तपस्या और आपकी ही प्रार्थना का फल है जो राम जी ने मेरे जरिए आप तक पहुंचाया है। और जरिए को श्रेय का हकदार कभी नहीं बनना चाहिए। पर हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है रानी बहन, और राम जी का जरिया राम जी से कम तो नहीं होता ना। आपने हमारे सारे दर्द दूर किए, अब हम भी आपको दुखी नहीं देखना चाहते रानी बहन। हम चाहते हैं कि आप अपने घर लौट जाए। परिवार से बिछड़कर जिंदगी क्या होती है वो मैंने देख ली, मैं समझ सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप अपने परिवार से दूर रहें। मम्मी को तंग नहीं करना। हाँ, मम्मी का पूरा ध्यान रखोगे ना? स्कूल जाओगे ना रोज? हाँ। मुझे माफ कर दीजिए ऋषभ साहब। अरे कुंदन जी, साहब नहीं, भाई कहिए। बिट्टू, ताई जी, जानकी भाभी कहीं नजर नहीं आ रही? वो अपने कमरे में है बेटा। रानी, ये शर्त नहीं, कैद है। और अगर वो औरत 10 सालों तक कोमा से बाहर नहीं आई तो तुम क्या 10 सालों तक अपने पति से और अपने परिवार से दूर रहोगी? अगर तुम यहाँ रह गई तो हमारे दिल फिर कभी नहीं जुड़ पाएंगे।
भाभी, मेरी प्यारी भाभी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है, लेकिन नाराजगी का मतलब ये थोड़ी ना कि आप मुझसे बात ही नहीं करेंगी। भाभी, आप हमेशा कहती है ना कि मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, तो लो, आपकी छोटी बहन आपसे माफी मांग रही है। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए ना प्लीज। नहीं, इस बार कोई माफी वाफी नहीं मिलने वाली तुम्हें। और प्लीज रिश्तों का नाम लेकर जज्बाती मत करना मुझे। मैं बहुत नाराज हूं तुमसे रानी। दर्द सहने का ठेका लेके रखा है क्या तुमने? इतने दिनों तक वहां पर थी, लेकिन एक बार मुझे नहीं बताया कि तुम्हें वहां किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बहन कहती हो ना मुझे? बहन होने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि अपना दर्द अपने तक ही छुपा कर रखो। तुम नहीं सुधरोगी, बस अपनी मनमानी करती रहोगी। हमेशा हरा देती हो मुझे। अच्छी नहीं लगती तुम मुझे जरा भी। अच्छा ठीक है ना। रानी भाभी, जानकी भाभी, आइए। अरे जिया जी, आप इतनी सारी मिठाई लेके आए हैं। लाइए मैं खा लेता हूँ, मतलब मैं संभाल लेता हूँ, है ना? अरे नहीं, मैं संभालूंगा। छोटे साले साहब, दरअसल आज मैं सबको अपने हाथों से मिठाई खिलाना चाहता हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है ना। आज रानी भाभी और ऋषभ जी घर आए हैं। आज उन पर बहुत फख्र महसूस हो रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिला आप दोनों से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, हमारे हाथों से मिठाई खाइए। थैंक यू नवीन बाबू। खुशियों के दिन आए हैं, सुख के पल छिन लाए हैं, सबके ही चेहरे पे मुस्कान है। हो सब मिलके साथ रहे, जो मिलजुल के काम करे तो हर मुश्किल हो जाती आसान है। रिश्ते जब यूं जुड़ जाए, किस्मत खुद कदम बढ़ाए, दुख का साया भी नहीं गुजरे गलियारों से। अब आप लोग हमें आज्ञा दीजिए। हमें बहुत खुशी है कि अपने शहर वापस जाते जाते हम आपके हंसते हुए चेहरे देखकर वापस जा रहे हैं। अरे नवीन बाबू, आप जा रहे हैं? क्या बात हो गई? कोई गलती हो गई हमसे? अरे नहीं धर्म भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ बिजनेस करने आया था, पर यह बिजनेस कुछ खास जमी नहीं। हमारे लिए सरकारी नौकरी ही बेस्ट है। वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। अरे आप लोग इतने उदास क्यों हो गए? अरे इतने दिन ससुराल में रहने के बाद हमें ससुराल की थोड़ी आदत सी हो गई है। अब जब भी जी चाहेगा मैं पहुंच जाऊंगा और खूब खातिरदारी करवाऊंगा मैं। अब ये आदत इतनी आसानी से छूटेगी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने ही ये आदत डाली है मुझे इतनी खातिरदारी करके। क्यों पायल जी, दोबारा नहीं बुलाएंगी? हाँ हाँ जीजा जी, अपना ही घर समझिए, आप तो बस हुक्म कीजिएगा। हाँ कामिनी जी, आप तैयार हैं ना अपने मायके से ससुराल जाने के लिए? अब आप सब लोग
हमें कल सुबह विदा कर दीजिए। और हाँ, हम कल जय बाबू के गाड़ी में ही जाएंगे। क्यों जय बाबू, स्टेशन नहीं ले जाएंगे आप हमें? अरे ऑफ कोर्स भैया जी, हाँ? मैं खुद आऊंगा आपको छोड़ने। आखिर आपका पर्सनल शोफर जो ये हुई ना बात। जब लड्डू यहाँ आया था कितनी रौनक आ गई थी ना घर पे, पता ही नहीं चला इतने दिन कैसे गुजर गए। पर अब वो वापस लीलावती, संभालो अपने आप को। कल मैं जाने वाला हूँ ना, इसके लिए आज मैं आपके पास ही सोऊंगा। बेटा, अगर आप हमारे साथ सोएंगे तो आपकी मम्मी नाराज हो जाएगी। जाओ बच्चा, निशी और रौनक के साथ सो जाओ, वरना आपके पापा को अच्छा नहीं लगेगा। जाओ जाओ बेटा। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए माँ जी। मैं शायद पहले हकीकत से अनजान था, लेकिन आप लोगों के साथ रहकर मुझे प्यार के मायने समझ आ गई है। माँ जी, लड्डू आपका पोता है और आपके लिए इसका प्यार, ममता हमारे प्यार से ज्यादा अहमियत देता है। आज आपका पोता आपके साथ ही सोएगा माँ जी। दादी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जब भी मेरी स्कूल की छुट्टियां होगी ना, मैं तुरंत भाग के आ जाऊंगा। हाँ माँ जी, लड्डू जरूर आएगा। और हाँ, इस बार जब लड्डू अपने दादी से मिलने आएगा तो दुबला होकर नहीं आएगा। नजर उतारेंगे आप अपने पोते की। वैसे एक बात अच्छी थी रानी कि ऋषभ वहां पर तुम्हारे साथ था। जी भाभी। अब भी तो नाम लिया इनका। वैसे ये गिटार ऐसे नहीं बजाया जा रहा, सब जानती हूँ। रानी जी, आप वो सब छोड़िए और जाइए, आपका बुलावा आया है, वरना यहाँ आप हमारे साथ बातें करती रहेंगी और मेरा देवर आपका इंतजार कर रहा होगा। जाओ, अब छोड़ो ये सब, चलो जाओ, हम संभाल लेंगे सब कुछ, जाओ। कैसी लगी ये धुन? अच्छी है ना? अरे अच्छी कैसी नहीं होगी, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई, एकदम ओरिजिनल है। जानती हो मेरा मन क्या कर रहा है? मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरी रात बैठ के तुम्हारे लिए धुन गुनगुनाता रहूं और सारी रात बस तुम्हें ये धुन सुनाता रहूं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? किससे बात कर रहे थे? किसी से भी नहीं। किसी से नहीं, अभी बता रही हूँ। नीचे कौन होगा?
कोई भी नहीं है, सच्ची किसी से बात नहीं। अरे मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा था, सच्ची। कैसे बात नहीं कर रहे थे? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तो हर कोई अपने कानों से सुनता है। नहीं, वो कबर्ड में। अरे कबर्ड में कैसे होगा कोई? क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, शांत बताता हूँ। एक शर्त बताऊंगा, लेकिन पूछो क्या? क्या? बताने के बाद आप जो हैं वो मुझे क्या? सच्ची बताऊं? हाँ। पक्का जानना चाहती हूँ? दिल थाम के बैठिए। ओह मत कीजिए, बताता हूँ। सुंदर है ना? इन्हीं से बात कर रहा था, और इन्हीं के लिए मैंने एक बहुत प्यारा सा गाना भी बनाया है, सुनना चाहेंगे आप? आइए, हम आपको बहुत प्यारा सा गाना सुनाते हैं, बैठिए। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। देखो बच्चों, अगले साल तुम्हारे मम्मी पापा को समय मिले ना मिले, तुम तीनों अपने ननिहाल छुट्टियां मनाने आने वाले हो। अरे आखिर छुट्टियों का मजा तो ननिहाल में होता है ना। और अब ये सिर्फ लड्डू का ननिहाल नहीं रहा, तुम लोगों का भी ननिहाल है। ये जय बाबू कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए जय बाबू? हमें स्टेशन पर वही छोड़ने वाले हैं ना? जी नवीन बाबू, वो बस आता ही होगा। वो पास वाले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने गया है, 5-10 मिनट में आ जाएगा। तब तक आइए आप लोग। जी धर्म भैया, बस रास्ते में हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। सब काम कर दूंगा। Excuse me? ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर रजनी, अंडरकवर कॉप। क्या आप नहीं जानते कि इस तरह गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल में बात करना कानूनी अपराध है? अरे अगर हर कोई इस तरह से फोन पे बात करने लगेगा तो ट्रैफिक के नियमों का क्या होगा? आखिर कानून नाम की भी तो कोई चीज है। देखिए, आपने गलती की है, अब आपको जुर्माना तो भरना ही होगा। चलिए जल्दी से बताइए कितना जुर्माना है? अरे काफी जल्दी में लगते हैं आप। ये कानून का मामला है, कानून का। इस जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा। ऐसा कीजिए, आप मुझे अपना मोबाइल दे दीजिए, मैं अपने सीनियर को फोन लगा के पूछती हूँ कि आप पे चार्ज कौन सा लगना चाहिए। दीजिए। हाँ गीता, मैं रजनी बोल रही हूँ। हाँ, मैं बस थोड़ी देर में रिहर्सल हॉल पहुँचती हूँ। अरे यार क्या बताऊँ, वो क्या है ना, मैं आज पैसे लाना भूल गई। हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया है। कैसे मत पूछ। अरे हम एक्टर्स के लिए मुश्किल काम है क्या? अपनी एक्टिंग का मैंने ऐसा जौहर दिखाया है कि पैसे खुद ब खुद चल के मेरी जेब में आ गए हैं। हाँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ।
तू तब तक जरा सर को संभाल लेना। हाँ, बाकी मैं आके संभालती हूँ। ओके बाय। ये लीजिए। थैंक यू। ऐसा कीजिए, आप मुझे 350 रुपए दे दीजिए, वरना आपको मेरे साथ थाने चलना पड़ सकता है। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप जुर्माना ले लीजिए। 350। अब मैं जा सकता हूँ? एक सेकेंड। आगे से ऐसी गलती दोबारा होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी। आप मुझे अपना नाम दीजिए और पता भी बताइए। बताइए। जय राठौर। हाँ जी। राठौर हवेली, MG रोड। रिक्शा। जैसा आप दुखी मत होइएगा, आपके पैसे मैं कल शाम तक आपको लौटा दूंगी। आप सोच रहे होंगे अगर मेरे पास पैसे थे तो मैंने आपसे पैसे क्यों लिए? वो क्या है ना, मैं अपने पास घर पे ही भूल आई थी और किसी से मदद मांगना मेरी फितरत में नहीं है और चंदा मैं मांग नहीं सकती थी, तो परेशान मत होइए। हाँ, फिलहाल मैं जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ। हाँ, ओह 1 मिनट, ये देखिए, मैं कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हूँ, ये मेरा कॉलेज का आई कार्ड है। अगली बार से जब आई कार्ड चेक करो ना, तो उसकी डिटेल्स भी चेक कर लेना, क्योंकि तस्वीरें अक्सर धुंधली होती है। ओके बाय। ये जय कहाँ रह गया? नवीन बाबू की गाड़ी छूटने का वक्त होता जा रहा है और उसका कुछ पता ठिकाना ही नहीं। पता नहीं कहाँ रह गया। धर्म भैया, आप चिंता मत कीजिए, स्टेशन ही तो जाना है, हम टैक्सी में चले जाएंगे। अरे जिया जी, आप टैक्सी से क्यों जाएंगे? आपका छोटा साला है ना। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं? आपको इस 10 मिनट के रास्ते में आधा घंटा कैसे लग गया? अरे जिया जी, वो एक लड़की थी और लड़की? अरे कौन लड़की? अरे एक जरूरतमंद लड़की थी, बस उसी की मदद करने में थोड़ा टाइम लग गया। बस मदद करने में टाइम का तो ख्याल ही नहीं रहता, और खासकर अगर मदद कोई लड़की की हो। अब चलिए छोटे साले साहब, हमारी भी मदद कर दीजिए और हमें स्टेशन छोड़ दीजिए। आपका सामान कहाँ है? चलिए। बहुत याद किया। आंटी, हम सब की तरफ से आपके लिए फूल। और हमारी ओर से ये। रानी जी, ऋषभ जी अंदर आइए ना, आइए। बहुत अच्छा लगा आप दोनों आए। बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और स्कूल जा रहे ठीक से? सच रानी जी, आपने सिर्फ कुंदन के घर को ही नहीं, इस पूरी बस्ती को बदल दिया है ना? अब यहाँ ना कोई पानी के लिए झगड़ा करता है और ना ही शराब पीकर। समझ में नहीं आता हम सब आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। सच, इसकी क्या जरूरत थी? लीजिए ना। आंटी जी, कुंदन जी नजर नहीं आ रहे। जी वो काम पे गए हैं, अभी नया काम शुरू किया है ना, तो छुट्टी नहीं ले पाए। उनका तो बहुत मन कर रहा था आपसे मिलने का, और मन क्यों ना हो, आखिर आपने उन्हें जिंदगी का आईना जो दिखाया है। सच रानी जी, आपने हमारे लिए जो किया है ना, वो कोई अपना भी नहीं करता। नहीं शांति जी, ऐसी बात मत कीजिए, बल्कि ऋषभ और मुझे तो यहाँ पे बहुत अपनापन मिला है। हाँ शांति, आपके इन प्यारे बच्चों से जो हमें प्यार मिला है, उसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। अरे आपने कुछ लिया नहीं, लीजिए ना। अब वैसे रानी जी, हम औरतें आपसे एक विनती करना चाहती थी, इसीलिए आपसे मिलना चाहती थी। हाँ कहिए ना। आपने वाकई जादू कर दिया है यहाँ पे। जो बातें कभी सिर्फ ख्वाब बनकर रह गई थी, उन्हें आपने हकीकत का रूप दिया है।
इस घर को आपने मंदिर बना दिया है और मेरे रिश्ते रिश्ते बन गए। ये बबली बता रही थी कि आप मेरे घर में रामायण का पाठ किया करती थी। आपने दीवारों तक तो संस्कार दिए है रानी जी। इस घर की हवा भी चौपाई की तरह पवित्र हो गई है। हम सब औरतें चाहती है कि यहाँ नजदीक जो मंदिर है वहां पे रामायण का अखंड पाठ करें, ताकि पूरी बस्ती मेरे घर की तरह शुद्ध हो जाए और हर परिवार में उजाला है, हर कुंदन को एक रोशनी मिले और हर शांति को एक जिंदगी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्याम रामचंद्र की
ये जो चौपाइयाँ पढ़ रही थी ये कौन है? अरे इनको नहीं जानते आप? ये मधुपुर के प्रसिद्ध व्यापारी हरिश्चंद्र जी राठौर की बहू हैं, डॉक्टर रानी राठौर। क्या? ये डॉक्टर है? ओहो, बड़ी अजीब बात। एक डॉक्टर होने के बावजूद भी इतनी अच्छी चौपाइयाँ पढ़ रही थी। वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे बढ़ेंगी, बहुत आगे बढ़ेंगी। जी हाँ, हरिश्चंद्र जी के पूरे परिवार की अटूट श्रद्धा है श्री रामचंद्र भगवान पर। आज के युग में ऐसे श्रद्धालु लोग देखने को नहीं मिलते हैं। इनकी तो वाणी में श्री रामचंद्र भगवान की कृपा बरसती है। उदारता और कृतज्ञता का मिला जुला रूप है राठौर परिवार। वाह वाह वाह। हाँ। खुशियों के दिन आए हैं, सुख के पल छिन लाए हैं, सबके ही चेहरे पे मुस्कान है। हो सब मिलके साथ रहे जो मिलजुल के काम करे तो हर मुश्किल हो जाती आसान है। रिश्ते जब यूं जुड़ जाए, किस्मत खुद कदम बढ़ाए, दुख का साया भी नहीं गुजरे गलियारों से। कितने महीनों बाद हमारा सारा परिवार इकट्ठे बैठ के हंस खेल रहा है। परिवार का साथ होना राम जी के आशीर्वाद का प्रतीक है। बस उनका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। हेलो। हेलो जी, मैं सांस्कृतिक राज्य मंत्री का पीए बोल रहा हूँ। क्या मैं धर्म राठौर जी से बात कर सकता हूँ? जी मैं धर्म राठौर ही बोल रहा हूँ, बोलिए। भाई ये तो सोने पे सुहागा हो गया। कल सुबह 10 बजे आप मंत्री जी के ऑफिस में पहुंच जाइए। जी अर्जेंटली मिलना चाहते हैं मंत्री जी आपसे। हाँ नहीं, देखिए 10 बजे मतलब 10 बजे। मंत्री जी वक्त के बहुत पाबंद हैं। अरे भाई घड़ी की सुइयां बाद में चलती है, पहले वो चल देते हैं। लेकिन पीए साहब मेरी बात सुनिए, मैं तो कल शहर से बाहर जा रहा हूँ एक बिजनेस टूर के लिए। कैंसिल कर दीजिए। पर टूर का क्या है, बिजनेस टूर फिर कभी कर लेना। लेकिन कल मंत्री जी के ऑफिस में आपका उपस्थित होना बहुत जरूरी है। वो कहावत तो सुनी होगी ना, हिंदुस्तान में भगवान के पास वक्त हो सकता है लेकिन मंत्री जी के पास वक्त नहीं होता। इसलिए कल सुबह 10 बजे आप यहाँ जाइए। अब देखिए ना, कल शाम में दिल्ली में उनकी एक मीटिंग है, तो बस आप कल सुबह 10 बजे पहुंच जाइए। तो ठीक है ना, कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। अच्छा ठीक है पीए साहब, फिर मैं अपना बिजनेस टूर कैंसिल कर देता हूँ। और ठीक 10 बजे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। बढ़ोगे, बहुत आगे बढ़ोगे हैं? कल सुबह 10 बजे। क्या बात है धर्म, किसका फोन था? सांस्कृतिक राज्य मंत्री जी के ऑफिस से फोन था। मंत्री जी के ऑफिस से? क्या काम है उन्हें? ये तो मुझे भी नहीं पता कि उन्हें मुझसे क्या काम है। उनके पीए ने तो बस इतना ही कहा कि मंत्री जी कल सुबह 10 बजे मुझसे मिलना चाहते हैं। दो पल की शांति नहीं होती कि कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है हमारी जिंदगी में। अब ये नई मुसीबत कहां से आ गई? धर्म, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। मंत्री जी ने हमें क्यों फोन किया होगा? उनको हमसे भला क्या काम? आपको फोन पर पूछना चाहिए था ना उन्हें। उन्हें पूछने का मौका ही नहीं दिया जानकी। बस ये कहकर फोन रख दिया कि कल सुबह ठीक 10 बजे मंत्री जी के पास हाजिर हो जाना। मंत्री जी समय के बहुत पाबंद है। चलो अब सो जाते हैं, सुबह देखेंगे।
रानी तुम्हें क्या लगता है मंत्री जी ने हमें क्यों बुलाया? ऋषभ, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आपकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस हो गए और आपको बॉडीगार्ड बनाना चाहते हैं। रानी, अच्छा बाबा सॉरी, लेकिन आप भी ऋषभ छोटी छोटी बातों का ना इतना बड़ा मुद्दा बना लेते हैं। वो तो अपने कमरे में आराम फरमा रहे होंगे और आप उनके बारे में सोच सोच के अपनी नींद गंवा रहे हैं। सो जाइए। मुझे लगता है जरूर कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र का अवार्ड मिलने वाला होगा, इसलिए धर्म भैया को मंत्री जी ने बुलाया। सुनिए जी, आप भी उसी फोन के बारे में सोच रहे हैं ना जी? अचानक क्यों मंत्री जी का फोन आना और कल की कल ही धर्म को मिलने के लिए बुलाना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए जी, ये कोई बड़ा मसला तो नहीं है, एक फोन ही तो आया है ना। राम जी की कृपा से सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ अल्लाह, बस उनका आशीर्वाद बना रहे और ये घर यूं ही प्यार के बंधन में बंधा रहे और मेरे बच्चों पर कभी भी कोई मुसीबत ना आए। माता पिता का मन तो तुम जानती हो लीलावती। अब आप सोइए जी, चलिए सोइए, चलिए। देखो बेटा ऋषभ, धर्म, तुम लोग मंत्री जी के पास जा तो रहे हो, मगर जरा संभल के उनकी हर बात को ध्यान से सुनना और समझना। उन्होंने तुम्हें बुलाया है तो जरूर कोई बात होगी, मगर तुम लोग किसी भी तरह के प्रभाव में या दबाव में मत आ जाना। बस उनकी हर बात को बराबर हिसाब से तोलना। तुम लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि राजा की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। समझ गए ना बेटा मेरी बात को? धर्म, जैसे ही मीटिंग खत्म हो तुरंत मुझे फोन करना प्लीज। भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटा। हे राम जी, सब कुछ ठीक करना। हमें मंत्री जी ने बुलाया है। अरे जल्दी चलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ, अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ? तो एक दूसरे का साथ से ही तो दुनिया चलती है। हाँ? क्या? अरे नहीं 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 नहीं, अरे भाई खूब जानता हूं आपकी राजनीति को। बढ़ोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। हाँ?
मंत्री जी ने मुझे 10 बजे का अपॉइंटमेंट दिया, अभी तक उनका कुछ पता नहीं। हाँ भाई, मुझे भी 10 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है। हमें भी 10 बजे का ही टाइम दिया ना भैया। हाँ बुलाता हूँ। हाँ अब तो भिजवाओ ना यार, ये उस भिजवाओ ना इधर पे। भैया 10:30 हो रहे हैं और मंत्री जी का कोई आता पता ही नहीं। हमें तो फोन पे कहा गया था 10 बजे आना, मंत्री जी टाइम के बहुत पाबंद है। हाँ हाँ कल मैं भिजवा देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ ए भाई, आप ही हैं ना धर्म राठौड़ जी? जी। और आपकी तारीफ? अरे भाई, हमारी तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मंत्री जी का पीए हूँ, यानी पर्सनल असिस्टेंट। अब यूं समझ लो, अगर मंत्री जी का दाहिना हाथ कह लो तो कोई गलत बात नहीं है। हमारे बगैर मंत्री जी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। उनका कोई भी फैसला हमारी मर्जी के बगैर पूरा नहीं होता। मुद्दे की बात पर आते हैं। मैंने ही आप लोगों को फोन करके यहाँ बुलाया। अच्छा, नमस्कार। बस थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, थोड़ी देर में मैं आपकी मुलाकात मंत्री जी से करवा देता हूँ। जी, जितना जल्दी हो सके उतना करवा दीजिएगा। सुनिए, वो आपका नाम अगर दोबारा बुलाना हुआ तो? अबे नाम में क्या रखा है? मेरा नाम गणेश, परेश, सुरेश कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? इस पोस्ट के आगे सारे नाम फीके पड़ जाते हैं, और ऊपर से मंत्री जी का पीए। ये तो पीए की बात ही निराली है। वैसे आप पीए साहब या पीए जी कहकर बुलाएंगे तो अच्छा लगेगा। सभी लोग बुलाते हैं, पर आप भी इसको अपना उसूल बना ले तो और अच्छी बात। जी, अच्छी बात है पीए साहब। हाँ, बढ़ोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। एक मिनट आ जाए। हाँ हाँ जी, जी जी जी। हाँ हाँ। चलिए, बुलावा आ गया, मतलब मंत्री जी ने बुलाया है। आइए। अच्छा चलिए। चलो। हमें उस विषय में पूरी जानकारी चाहिए। आप लोग एक काम कीजिए, उसकी सूची बनाइए और देखिए कोई भी नाम छूटे नहीं। आइए। और बाकी मैं देखना चाहता हूं कि हम लोग उस बात को कितना लें। मंत्री जी, धर्म राठौड़ जी और उनके भाई नमस्कार, ऋषभ राठौड़। जी, नाम तो आपका बहुत सुना है सर, लेकिन दर्शन आज पहली बार हुए। वैसे तो मधुपुर में पहले भी कई मंत्री आए, पर आप जो मधुपुर में परिवर्तन लाए हैं वो वाकई काबिले तारीफ है सर। पहले तो यहां सड़कों में गड्ढे हुआ करते थे, आम लोगों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं था, पर जब से आपने सीट संभाली है यहां तो राम राज्य आ गया सर। देखिए, मंत्री जी ने आप लोगों को यहाँ एक खास काम के लिए बुलाया है।
आप लोग हेलो। हाँ हाँ, आपका फाइल मंत्री जी ने देख लिया है, आपका काम हो जाएगा। अरे भाई बोल दिया मैंने, आपका काम कल तक हो जाएगा। नहीं, साहब फोन पे नहीं आ सकते, वो जरा मीटिंग में है। ओके। हाँ, तो मैं कह रहा था, मतलब कह रहा हूं कि मंत्री जी आप लोगों को यहाँ पे एक खास काम के लिए बुलाया है। मंत्री जी चाहते हैं कि एक जिम्मेदारी का काम आप अपने कंधों पर ले लें। देखिए, विदेशी वातावरण के आने से हमारी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। लोग संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अब मंत्री जी चाहते हैं कि आप लोग गांव में एक रामलीला का आयोजन करें, जिससे लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिले। आसपास के शहर के, कस्बों के, गांव के लोग आए और इस कार्यक्रम को देखें, उसका मजा ले, उसका आनंद ले और साथ में संस्कारों को समझें। जिन लोगों ने केवल राम जी की तस्वीर देखी है, उन लोगों को राम जी के चरित्र, उनके जीवन के बारे में मालूमात मिले। वैसे आप लोगों की राम जी में बहुत श्रद्धा है ना? बस मंत्री जी ये चाहते हैं कि आप अपनी ये श्रद्धा आम लोगों तक पहुंचाएं। देखिए, जानते हैं कि आप मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं। अब देखिए, ये तो कितने बड़े गर्व की बात है कि इस पूरे मधुपुर से मंत्री जी ने केवल आपको चुना ये कार्य करने के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस मधुपुर में प्रतिष्ठित हस्तियों में से आप एक हैं। प्रतिष्ठा खिंचाव की वजह होती है। बस आपके कहने से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ेगा रामलीला के मैदान में। देखिए धर्म साहब, हम अपने क्षेत्र को किसी भी क्षेत्र से पीछे नहीं देखना चाहते, इसलिए हमें आपके साथ की जरूरत है। आप लोग आज से ही काम शुरू कर दीजिए। और हाँ, किसी बात की चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि संस्कृति के लिए हमारी तिजोरी के मुंह हमेशा खुले रहेंगे। मंत्री जी की बात तो आप समझ ही गए होंगे। बस आप लोग ये कार्य में लग जाइए। किसी भी तरह से इस रामलीला महोत्सव को हमें सफल बनाना है। आइए, बाकी बातें मैं आप लोगों को बाहर समझा देता हूँ। जी आइए। नमस्कार सर। भाई, मैं तो चाहूंगा कि इस काम में आप लोग जी जान लगाकर जुट जाइए। अरे पैसे अगर 2 की जगह 4 खर्च हो तो कीजिए ना। बस ये महोत्सव किसी भी तरह से कामयाब होना चाहिए। भाई, महोत्सव नहीं है, हमारी इज्जत का सवाल है। वैसे भी 6 महीने बाद इलेक्शन आ रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बढ़ोगे, बहुत आगे बढ़ोगे आप लोग। हाँ, नमस्ते। क्या रामलीला आयोजित करने का जिम्मा हमें सौंपा है? ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी उन्होंने हमारे कंधों पर। धर्म, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये सब हुआ कैसे? मंत्री जी तो हमें जानते तक नहीं। जानकी, श्रद्धा और संस्कार छुपाए नहीं छुपते। तुम्हें याद है, कुछ वक्त पहले रानी बहू ने बस्ती वाले मंदिर में रामायण का पाठ किया था। तब मंत्री जी के पीए ने वो पाठ करते हुए उन्हें सुन लिया था। हम सब भी वहीं थे। तो पीए साहब को ये समझ में आ गया कि इस पूरे मधुपुर में हमसे बेहतर ऐसा कोई परिवार नहीं जो इस पवित्र काम को पूरा कर सके। संस्कृति और भक्ति का यह संगम सिर्फ राठौड़ परिवार में। हाँ, वो तो ठीक है। वैसे ये पीए जी कौन है?
मत पूछिए भाभी, पीएजी बहुत ही निराली चीज है। यूं समझिए पीएजी जो है वो मंत्री जी तक पहुंचने के लिए गोल गोल जलेबी जैसी सीढ़ी है। हाँ। वैसे ऋषभ, इस सीढ़ी का नाम क्या है? नाम में क्या रखा है भाभी? नाम में क्या रखा है? नाम चाहे गणेश हो, महेश हो, रुपेश हो, कुछ भी हो, इस पोस्ट के आगे सारे नाम फीके हैं। पीए की बहुत इज्जत होती है, वो भी मंत्री जी का पीए, तो इज्जत ही इज्जत, आप पूछिए मत। वैसे एक बात तो है धर्म भैया, अब आप सारे न्यूज़पेपर्स की सुर्खियों में आ जाएंगे। हम लोगों का नाम सिर्फ मधुपुर में नहीं पूरे प्रदेश में छा जाएगा। अरे संस्कृति के साथ साथ राजलक्ष्मी एंड सन्स की भी वाहवाही होगी, है ना? जय बेटा, वाहवाही तो बाद में होगी। फिलहाल तो हमें ये जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उसे हमें पूरा करना है। और ध्यान रहे, जो जिम्मेदारी तारीफों के लिए की जाती है वो स्वार्थ का रूप ले लेती है। और हमें स्वार्थ का नहीं, राम जी का रूप दिखाना है दुनिया को। भगवान झूठ न बुलाए, ये बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि हम लोग तो ठहरे व्यापारी। हम अपने व्यापार में महारथी हो सकते हैं, लेकिन हर काम में हम खरे उतरे ये जरूरी तो नहीं है। और फिर हमें इस तरह के आयोजन का कोई अनुभव भी तो नहीं है, इसलिए हमें एक बहुत बड़ी योजना बनानी होगी और आयोजन के हर पहलू पर गौर करना होगा। धर्म, मैं आपसे एक बात तो पूछना ही भूल गई। वो जो मंत्री जी हैं, वो क्या असलियत में भी वैसे ही दिखते हैं जैसे अखबारों में दिखते हैं? भाभी, दरअसल असलियत में ना मंत्री जी की 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, एक नाक भी है ना, और 2 हाथ भी हैं। और वो क्या है, टेबल के पीछे बैठे हुए थे तो हम उनके पैर देख नहीं पाए। मंत्री जी ने पूरे मधुपुर में से हमें ही क्यों चुना? क्या रामलीला महोत्सव की आड़ में वो अपनी कोई नीच मंशा पूरी करना चाहते हैं?